मल्टी बैगर्स हम में से किसको अच्छे नहीं लगते। जी, हम सबको मल्टी बैगर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको ढूंढे कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम सब के लिए। क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न पाना बहुत ही मुश्किल है स्टॉक मार्केट में। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे स्टेप्स जिससे आप अपना अगला मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे स्टेप्स जिससे आपको अपना अगला मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने में हेल्प होगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा ऐसा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिससे आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर और कैसे बने एक अच्छे स्टॉक पिकर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 8 स्टेप्स के बारे में जिससे आप अपना नेक्स्ट मल्टी बैगर ढूंढ सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू लुक फॉर देम, यानी कि हमको उन स्टॉक्स को ढूंढना है जो आने वाले 5, 10 या 15 सालों में मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। तो हमको उन स्टॉक से फोकस हटा के जो कि 10, 15 या 20% का रिटर्न हमें देंगे, उन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जो आने वाले कुछ टाइम में मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं वैल्यू में। तो अगर हम ढूंढने जाएंगे तो ही हमको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे। और अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि यू गेट व्हाट यू लुक फॉर। तो यानी कि आपको वही चीज मिलती है जो आप ढूंढने जाते हैं। तो बिना ढूंढे आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपका फोकस ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पे है तो आपको ऐसे स्टॉक्स मिल भी जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ढूंढने जाना होगा ऐसे स्टॉक्स, और आपको ऐसे स्टॉक्स के अराउंड एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। 8, 10 या 15 स्टॉक ऐसे ढूंढ के एक पोर्टफोलियो बनाना होगा, और उनमें से कुछ ना कुछ स्टॉक्स जो हैं वो आपको बहुत बड़े मल्टीपल रिटर्न्स देके जाएंगे। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है ग्रोथ, ग्रोथ एंड मोर ग्रोथ। यानी कि वो कंपनीज जो आने वाले कुछ समय के लिए लगातार ग्रो कर सकें, और ग्रो सिर्फ अर्निंग्स में नहीं, सेल्स में भी ग्रो कर सकें। क्योंकि कंपनी जो अर्निंग्स है उसको कॉस्ट काट के भी ग्रो कर सकती है, अर्निंग्स को बढ़ा सकती है। लेकिन अर्निंग्स को जो लगातार एक्सपैंड होना है, अगर 5, 7 या 10 सालों के लिए अर्निंग को लगातार ग्रो करना है कंपनी को, तो उसको अपनी सेल्स भी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर सेल्स नहीं बढ़ती और सिर्फ अर्निंग बढ़ती है तो वो शायद 1, 2 या 3 सालों के बाद रुक जाए। लेकिन अगर सेल्स भी बढ़ रही है साथ में और उसके साथ साथ अर्निंग बढ़ रही है, तो वो एक लंबे टाइम के लिए कंपनी कर सकती है। और आपको मल्टी बैगर रिटर्न तभी मिलेंगे जब सेल्स और अर्निंग दोनों चीजें ग्रो करेंगी। क्योंकि सिर्फ अर्निंग के बेस पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न मुश्किल में मिलना मिल सकता है, लेकिन काफी मुश्किल है। तो ऐसी कंपनीज को ढूंढें जिनकी सेल्स और अर्निंग्स दोनों ग्रो कर रही हैं, और इन फ्यूचर भी वो कंपनी आने वाले एटलीस्ट 5 से 7 साल तक अपनी सेल्स और अर्निंग दोनों ग्रो कर सके, तो वो ऐसी कंपनी एक अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक हो सकती है। तो ग्रोथ के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो ये है कि लोअर मल्टीपल प्रेफर्ड, यानी कि एक हाई ग्रोइंग कंपनी ऑन अ रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर आप हायर मल्टीपल से शुरू करेंगे तो वहां से मल्टी बैगर रिटर्न पाना बहुत मुश्किल है। जैसे सपोज कीजिए एक कंपनी है जो 20, 25 या 30% से ग्रो कर रही है, लेकिन आपने उसको 90 के पीई पे ले लिया, तो वहां से जो आपकी रिटर्न्स हैं वो कम होंगे। और वहीं अगर आप 25, 30% से ग्रो करने वाली कंपनी को 15 से 20 के पीई पे लेते हैं, तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो आपको डबल फायदा मिलेगा। ऐसे कि आपको पी एक्सपेंशन का भी फायदा मिलेगा और अर्निंग ग्रोथ का भी फायदा मिलेगा। क्योंकि जब कंपनी लगातार ऐसे ग्रो करेगी तो जो उसका पी है, चांसेस ये हैं कि वो 15 से एक्सपैंड होकर 40 तक भी पहुंच सकता है। तो अगर एक कंपनी का जो पी है वो 15 से 40, 45 तक पहुंचता है, तो आपको 3 गुना रिटर्न तो वहीं मिल गए। और उसके बाद अगर आपकी अर्निंग्स आपकी कंपनी की 3 गुना होती है, तो आपका जो ओवरऑल जो स्टॉक का रिटर्न है वो 9 गुना हो जाएगा। और वहीं अगर आप हायर मल्टीपल से शुरू करेंगे तो जो आपके रिटर्न्स हैं वो इतने अच्छे होंगे नहीं, क्योंकि बावजूद ग्रोथ के वो कंपनी के लिए आपने ओवर पे कर दिया है। तो एक मोटा मोटी ऐसा देखें इसको कि एक हाई ग्रोइंग कंपनी एट अ लोअर पी मल्टीपल इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर आ मल्टी बैगर। तो अगर आपको एक हाई ग्रोइंग कंपनी एक ठीक ठाक से पी पे मिल जाती है, तो वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लोअर पी मल्टीपल को देखें। कई बार क्या होता है कि एक रीजनेबल पी ये भी हो सकता है कि अगर 30% से कंपनी ग्रो कर रही है, अगर आपने उसको उसके लिए 40 का पी दिया, तो वो भी कोई ज्यादा नहीं है अगर कंपनी का जो 30% ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है आने वाले 5, 7 सालों के लिए। तो हमारा चौथा स्टेप ये है कि इकोनॉमिक मोड्स आर नेसेसरी। तो हमें ये देखना है कि कंपनी के पास कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अपनी अर्निंग्स
और अपने मार्जिन दोनों को मेंटेन कर सकती है। क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं होगा तो कंपटीशन जो कंपटीटर्स हैं वो आएंगे और कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन हैं वो उनको छीनने की कोशिश करेंगे। और अगर कंपनी के पास कोई एडवांटेज नहीं है, कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, तो कंपनी के लिए जो अपने मार्जिन है उनको सस्टेन करना काफी मुश्किल होगा और हो सकता है कंपनी अपना मार्केट शेयर है वो भी धीरे धीरे अपने कॉम्पिटिटर्स को खो दे। तो प्राइस वॉर से बचने के लिए इकोनॉमिक मोड्स जो है वो कंपनी को चाहिए। तो इन शॉर्ट हमें ये देखना है कि कंपनी के पास कौन से ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्या कंपनी के पास कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कोई ऐसा है कंपनी का जिसको कॉम्पिटिटर्स को रेप्लिकेट करना कॉम्पिटिटर्स के लिए काफी मुश्किल है, या कंपनी के पास कौन सा ऐसा क्या कंपनी लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। तो इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपनी के पास है जिससे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने जो अर्निंग्स हैं और अपने जो मार्जिन है उनको सस्टेन कर सकती है। तो पांचवा जो पॉइंट है एक मल्टी बैगर ढूंढने के लिए वो ये है कि स्मॉलर कंपनीज प्रेफर्ड, यानी कि स्मॉल कंपनीज प्रेफर करनी चाहिए हमें मल्टी बैगर के लिए। क्योंकि जो भी कंपनी लार्ज कैप बन चुकी है उनको यहाँ से जो उनका बेस है वो काफी बड़ा है और यहाँ से उनको 15 20 या 25% की ग्रोथ करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए जो लार्ज कैप कंपनीज है जैसे कि टाटा की कंपनी हो गई, टीसीएस, या फिर इंफोसिस हो गई, या फिर एशियन पेंट्स हो गई, तो उनके लिए यहाँ से 8 या 10 गुना बढ़ना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू कंपनीज जो कि स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के रेंज में आती हैं। तो जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज हैं उन पे हमको ध्यान देना है। अब उसका मतलब ये नहीं है कि हमको जो 10 20 या 50 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज है उनमें जाके कूद पड़ना है। तो हमको एक रीजनेबल मार्केट कैप से शुरू करना है, मे बी 1000 2000 या 3000 करोड़ की मार्केट कैप से लेके 30 40 50 हजार करोड़ की मार्केट कैप के बीच में हमको कंपनीज देखनी है। उनमें हमको काफी अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी जो कि आने वाले फ्यूचर में 5 से 7 गुना या 10 गुना रिटर्न दे सकती हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो स्मॉलर कंपनीज प्रेफर्ड फॉर मल्टी बैगर। तो हमारा छठवां पॉइंट ये है कि ओनर ऑपरेटर प्रेफर्ड, यानी कि कंपनी की जो मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग है वो उसके प्रमोटर्स के पास होनी चाहिए और स्पेशली उसके सीईओ के पास कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि उनका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के इंटरेस्ट के साथ अलाइंड रहेगा। वहीं अगर उनकी जो होल्डिंग है वो कंपनी में बहुत कम है या फिर है ही नहीं, तो वहां पे जो रिस्क है वो सारा शेयर होल्डर्स के पास आ जाता है। तो अगर मैनेजमेंट के पास होल्डिंग है तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो बिजनेस को लेके अच्छे डिसीजंस लेंगे ताकि बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो खराब ना हो। क्योंकि जो बिजनेस का परफॉर्मेंस है उनसे डायरेक्टली जो इंसेंटिव्स है वो मैनेजमेंट को भी मिलेंगे। तो इसीलिए बेटर ऑप्शन यही है कि अगर आप मल्टी बैगर के लिए कोई कंपनी देख रहे हैं तो आप उसको 10 15 या 20 साल होल्ड करने की सोच रहे हैं तो कोशिश करें कि उसी मैनेजमेंट के साथ जाएं जिन्होंने खुद कंपनी में इन्वेस्ट किया है अच्छा खासा अमाउंट। क्योंकि बिना मैनेजमेंट के इन्वेस्टिंग के आपको कंपनी पे उतना भरोसा होगा नहीं और हो सकता है वो कंपनी फ्रॉड निकले या उसके मैनेजमेंट कुछ ऐसा कर दे जिससे कि कंपनी के शेयर होल्डर को एट द एंड खामियाजा उठाना पड़े। तो जो हमारा सातवां स्टेप है वो ये है कि यू हैव टू गिव योर इन्वेस्टमेंट सम टाइम टू ग्रो। यानी कि अगर आपने एक अच्छा बिजनेस ढूंढ लिया, अपने उसकी मैनेजमेंट की एनालिसिस कर ली, बिजनेस की एनालिसिस कर ली, आपको भरोसा है कि वो बिजनेस आने वाले 10 15 या 5 से 7 सालों के लिए एटलीस्ट वो ग्रो करता रहेगा, तो आपको उस बिजनेस को टाइम देना होगा ग्रो करने के लिए। तो कोई भी बिजनेस जो है वो चाहे जितना भी अच्छा हो वो रातों रात या 1 या 2 साल में एकदम टर्न अराउंड नहीं होता। उसको कुछ साल लगते हैं, मे बी आपको 3 से 5 साल हर एक बिजनेस को देने पड़ेंगे उसे 1 से 10 या 1 से 20 होने में। तो यहाँ पे आपका पेशेंस का टेस्ट होगा, तो आपको सब्र रखना होगा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करके, उसको लगातार मॉनिटर करना होगा, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुननी होंगी, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी। और अगर कंपनी में कोई परमानेंट प्रॉब्लम है तो आपको उसको बेचना है। अगर वैसा नहीं है और उसकी जो ग्रोथ है वो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जा रही है तो आपको 2 गुना या 3 गुना होने पे उसे बेचना नहीं है। क्योंकि अगर उसका पोटेंशियल 10 गुना है तो आप उसको 5 गुना में बेच के जाना नहीं चाहते, तो आप अपना जो 5 गुना और रिटर्न है वो छोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए बेटर ऑप्शन यही है कि अपने इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड रहें थोड़े समय के लिए ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे हों। तो अगर आपका जो स्टॉक है 2 गुना होता है तो उसे बेचे ना, अनलेस उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इसी के साथ हम आ गए अपने आठवें और आखिरी स्टेप पे जो कि है यू शुड बी आर रिलक्टेंट सेलर। मतलब कि आपको अपना स्टॉक आसानी से बेचना नहीं है, बेचने में जल्दी नहीं करनी है। आपको
देखना है कि अगर आपका जो स्टॉक है वो आपके क्राइटेरिया से अभी भी मीट कर रहा है, तो आपको उसको होल्ड करके रखना है, चाहे उसमें कोई टेम्पररी इशू है तो उसको आपको इग्नोर करना होगा। लेकिन 3 सिचुएशंस हैं जिनमें आपको अपना स्टॉक बेचना है। पहला ये कि अगर आपसे एनालिसिस में कुछ गलती हुई है, तो अगर आपसे एनालिसिस में कुछ गलती हुई है, तो अपने ईगो को साइड पे रख के गलती मानें और उस स्टॉक्स को बेच के अपना जो कैपिटल है वो उसको बचाएँ। और दूसरा ये है कि अगर आपका जो स्टॉक है वो आपकी जो इनिशियल क्राइटेरिया है वो अब मीट नहीं करता। सपोज आपने 25% की ग्रोथ का एस्टिमेट लगाया था, लेकिन आप 1 साल बाद मैनेजमेंट बोल रही है कि जो उनका जो ग्रोथ एस्टिमेट है वो अराउंड 15% या 13% है, तो आपको ऐसे सिचुएशन में भी अपने स्टॉक से बेच के निकलना है। उसके बाद जो तीसरा है वो ये है कि अगर आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है और आपके पास कैश नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो आपकी नई अपॉर्चुनिटी है क्या वो पक्का और सच में आपकी करंट इन्वेस्टमेंट से बेटर है। अगर है तो ही आपको अपना स्टॉक बेचना है, अदरवाइज आपको नहीं बेचना है। तो इन 3 सिचुएशंस के अलावा आपको किसी और सिचुएशंस में स्टॉक अपना नहीं बेचना है, आपको होल्ड करके रखना है। क्योंकि अगर आप अपना स्टॉक 2 गुना पे बेच देंगे तो आपको 4 गुना रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप 4 पे बेच देंगे तो आपको 6 गुना नहीं मिलेगा। तो इसी तरह अगर आपकी जो कंपनी है वो आपके क्राइटेरिया से मीट कर रही है, तब तक आपको उसका जो स्टॉक है उसे होल्ड करके रखना है और उसे बेचना नहीं है। तो बेचने में जल्दी नहीं करनी है हमको। और इसी के साथ हम आ गए अपने इस वीडियो के अंत पे। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किए वो थे 8 पॉइंट्स जो कि उन कंपनीज में कॉमन थे जो कि पास्ट में अपने शेयर होल्डर्स को 100 गुना से ज्यादा रिटर्न बना के दे चुकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो देखने के बाद आपको किसी से टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना अगला मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए। तो आपको पता होगा कि कौन सी कंपनी में हमें क्या देखना है, कि अगर वो कंपनी को मल्टीबैगर होना है तो उसमें कौन से फैक्टर्स होने चाहिए। ये सब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल चुका होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको कोई भी वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट, जिससे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ज़रूरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।